स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं विशाल मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम ग्रुप E1 बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 5। इससे पहले कि अगर आपने पार्ट 4 तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन ग्रुप E1 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट सीरीज का प्लेलिस्ट है, उसको आप सभी लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज का ये पार्ट 5 है, इसको शुरू करते हैं। आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर भेजते हुए फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में हरिमाहीनता जिसे क्लोरोसिस कहा जाता है किसके कारण से होती है? भूमि से पीले वर्णक के अवशोषण से, उच्च सूर्य प्रकाशीय प्रखरता से, भूमि में मैग्नीशियम तथा लोहे की अल्पता से, अल्प सूर्य प्रकाशीय प्रखरता से। प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रश्न यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में विगत वर्षों में पूछा जा चुका है और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड भी किया है। तो इसलिए जिन लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा वो इसका सही आंसर करेंगे। तो चलिए, पौधों में हरिमाहीनता जो क्लोरोसिस है वो भूमि में मैग्नीशियम तथा लोहे की अल्पता के कारण होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज पदार्थ पत्तियों तक पहुंचते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है और यह भी प्रीवियस ईयर के प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। तो वैसे क्वेश्चन के सिलेबस में है तो हम फिर से ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज पदार्थ पत्तियों तक पहुंचाते हैं कौन? जाइलम के द्वारा पहुंचते हैं। दो प्रकार के ऊतक होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम होता है। तो जिसमें से जाइलम द्वारा अवशोषित खनिज पदार्थ पत्तियों तक पहुंचते हैं जड़ों द्वारा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, एंजाइम जो प्रकाश संश्लेषी C4 चक्र को उत्प्रेरित करता है। एंजाइम जो प्रकाश संश्लेषी C4 चक्र को उत्प्रेरित करता है कौन सा है? PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को याद करके चलना है, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 4 है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी एंजाइम कौन सा होता है? नाइट्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज या ऑक्सीजिनेज या फिर कार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है, उत्तरदायी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में होता है। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में क्या होता है? नाइट्रीकाणी जीवाणु होता है, डिनाइट्रीफाइंग जीवाणु होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीवाणु होते हैं या नाइट्रोजन उत्पादक जीवाणु होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप सभी का, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, एक लघु मात्रक तत्व है जो पादप वृद्धि एवं रेडियो आइसोटोप की तरह आवश्यक होता है तथा जो कैंसर की चिकित्सा के लिए उपयुक्त होता है। कल की क्लास में भी ये क्वेश्चन जो है भिन्न रूपों में, दो रूपों में पूछा गया था कि कैंसर की चिकित्सा के लिए उपयुक्त या कोबाल्ट किसमें प्रयुक्त किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट है जो कैंसर की चिकित्सा के लिए उपयुक्त होता है तथा पादप वृद्धि एवं रेडियो आइसोटोप की तरह आवश्यक होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 7, कोशिका में खनिज लवणों का प्रवेश होता है। कोशिका में खनिज लवणों का प्रवेश होता है अणुओं के रूप में, आयनों के रूप में या विलय के रूप में या परमाणुओं के रूप में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, कोशिका में खनिज लवणों का प्रवेश आयनों के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 8वां, फसली पौधे किस रूप में कार्बन प्राप्त करते हैं? फसली पौधे किस रूप में कार्बन प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड के, धात्विक कार्बन या कोयला के, या कार्बोनेट्स के, या अमीनो अम्लों के। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आप देख रहे होंगे आपको कुछ टिक जैसी रचना दिखाई दे रही है। तो ये मैंने पहले टिक किया हुआ था कि जब हम आपको PDF देंगे तो आपको तुरंत के तुरंत क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। लेकिन एक दो क्लास में बच्चों ने ये कमेंट किया कि सर
ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देना हम जो है फायदा हमें नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए हमने इसको इरेज किया है। तो जो निशान पड़ जाता है पेंसिल का वही निशान है, ठीक है। तो फसली पौधे किस रूप में कार्बन प्राप्त करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, CO2 के फॉर्म में प्राप्त करते हैं। यहाँ अगर CO2 लिखा होता तब भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी लोगों की स्क्रीन पर जा रहा है भाई। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म मात्रिक तत्वों का है? निम्न में से कौन सा जोड़ा या कौन सा जो लाइन है वो सूक्ष्म मात्रिक तत्वों का है? तो नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस या सिलिकॉन, या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फास्फोरस, या जिंक, कोबाल्ट, बोरान या मॉलिब्डेनम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कैलियम या पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम और क्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म मात्रिक तत्वों का है? तो सूक्ष्म मात्रिक तत्वों का जिंक है, कोबाल्ट है, बोरान है, ठीक है, B5 बोरान है और मोलिब्डेनम है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 10 आप सभी के स्क्रीन पर है। हाइड्रोपोनिक्स का क्या अर्थ है? तो हाइड्रोपोनिक्स का अर्थ जो होता है जलीय संवर्धन माध्यम में पौधों को उगाना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाइड्रोपोनिक्स का अर्थ है जलीय संवर्धन माध्यम में पौधों को उगाना। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11 है, यदि पर्णहरिम को या क्लोरोफिल को जलाया जाए, यदि पर्णहरिम को जलाया जाए तो क्या प्राप्त होगा जलाने के उपरांत? तो क्या प्राप्त होगा? लोहा, सोडियम या मैग्नीज या मैग्नीशियम। तो यदि पर्णहरिम को हम जब जला देते हैं तो जलाने पर जो प्राप्त उत्पाद होता है वो मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12 है, कोशिका में सबसे अधिक सामान्य स्वतंत्र आयन है? फास्फोरस का, पोटेशियम का, लोहे का या गंधक का? तो कोशिका में सबसे अधिक सामान्य स्वतंत्र आयन जो है वो पोटेशियम है। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, जिनको नहीं दिखाई देगा वो क्या करेंगे, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके देखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 13 है, किसकी कमी से पूर्व परिपक्व पतझड़ होता है? किसकी कमी से पूर्व परिपक्व पतझड़ होता है? तो नाइट्रोजन की कमी से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है, अरंडी के बीजों में संचित भोज्य पदार्थों को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए किस एंजाइम की आवश्यकता होती है? लाइपेज एंजाइम की, प्रोटीएज एंजाइम की, या अमाइलेज एंजाइम की, या डायस्टेज एंजाइम की? तो प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर, करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए, अरंडी के बीजों में संचित भोज्य पदार्थों को पचाने के लिए लाइपेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है, उत्कुटन या ब्लॉटिंग की प्रक्रिया किस पादप हार्मोन के द्वारा उत्पन्न की जाती है? 15वां प्रश्न है, उत्कुटन या ब्लॉटिंग की प्रक्रिया किस पादप हार्मोन के द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो ऑक्सिन के द्वारा, जिब्रेलिन के द्वारा, या साइटोकाइनिन के द्वारा, या इथाइलिन के द्वारा? तो उत्कुटन या ब्लॉटिंग की प्रक्रिया जिब्रेलिन पादप हार्मोन के द्वारा उत्पन्न की जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 16 है, वृद्धि रोधक या ग्रोथ इनहिबिटर पादप हार्मोन क्या है? वृद्धि रोधक हार्मोन क्या है? तो हम सभी लोगों ने पढ़ा है पादप नियंत्रण एवं समन्वय में, ठीक है, पादप कारिकी में पढ़ा हुआ है। तो वृद्धि रोधक या ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन जो है वो ABA है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 17 है, फ्लोरीन वलय या फ्लोरीन रिंग किसका लक्षण है? GA का, इथाइलिन का, या मार्फेक्टिन का, या इन सभी का? प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके सिलेबस में है और इंपॉर्टेंट है। तो फ्लोरीन वलय किसका लक्षण है? 17वां का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मार्फेक्टिन का। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 18 है, प्राकृतिक वृद्धि नियामक या नेचुरल ग्रोथ रेगुलेटर है? इथाइलिन है,
NaA है या 2,4D है या बेंजल्डिहाइड है। तो प्राकृतिक वृद्धि नियामक जो है वो आपका इथाइलिन है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 है, प्रकाशानुवर्तन फोटोट्रॉपिज्म में लिप्त हार्मोन क्या है? इंडोल एस्टिक एसिड या IAA है या GA3 है या इथाइलिन है या ABA है? तो इन सब का क्या होगा सही आंसर? कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। प्रकाशानुवर्तन फोटोट्रॉपिज्म में लिप्त हार्मोन IAA है, इंडोल एस्टिक एसिड है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, प्रसुप्ति या डॉर्मेंसी किसके कारण होती है? डॉर्मेंसी किसके कारण होती है? जिबरेलिन्स के कारण, साइटोकाइनिन के कारण, इथाइलिन के कारण या एब्सिसिक एसिड के कारण? तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 20 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रसुप्ति या डॉर्मेंसी एब्सिसिक अम्ल के कारण होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर जा रहा है भाई साहब। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 21 है, दीर्घ प्रदीप्त काली पौधों लॉन्ग डे प्लांट्स में पुष्पीकरण किसके द्वारा प्रेरित होता है? लॉन्ग डे प्लांट्स में पुष्पीकरण किसके द्वारा प्रेरित होता है? ऑक्सिन के द्वारा, जिबरेलिन के द्वारा, इथाइलिन के द्वारा या साइटोकाइनिन के द्वारा? तो प्रश्न संख्या 21 का क्या होगा? जिबरेलिन के द्वारा प्रेरित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है, सामान्यता वृद्धि के लिए इष्टतम तापमान ऑप्टिमम टेम्परेचर है 0 to 10 डिग्री सेल्सियस, 10 to 20 डिग्री सेल्सियस, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस या 25 to 30 डिग्री सेल्सियस? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 25 to 30 डिग्री सेल्सियस सामान्यतया वृद्धि के लिए इष्टतम तापमान है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 23 देखिए, श्वसन गुणांक, ठीक है, श्वसन गुणांक RQ को किस प्रकार लिखते हैं? V2 बाई V2 माइनस V1 या O2 बाई CO2 या CO2 बाई O2 या V2 माइनस V1 अपान V2? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा श्वसन गुणांक, अगर आप सभी लोगों ने पढ़ा है पादप में, ठीक है, प्लांट में, तो आप सभी का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। श्वसन गुणांक RQ को किस प्रकार लिखते हैं? CO2 अपान O2 के रूप में लिखते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 24 है, ग्लाइकोलाइसिस को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस को हम EMP के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, EMP के नाम से भी जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस को। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जो लोग कहते हैं ना कि ये सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो देख लेना, पछताएंगे एग्जाम सेंटर में जाने के बाद, ठीक है। साइटोक्रोम का क्या कार्य है? साइटोक्रोम का कार्य है 25 प्रश्न संख्या, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या CO2 मुक्त करना या ऊर्जा विमोचन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण? हमारे कई सारे वीडियोस में कई लोगों ने ये कमेंट किया है कि ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर मुंह बाके रह जाएंगे, ठीक है, कि ये सब क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा आप सभी का, साइटोक्रोम का जो कार्य होता है वो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का कार्य होता है, या संक्षिप्त में इसे क्या कहते हैं? ET भी कहते हैं। तो अगर ET लिखा रहे तो वहां आपको ET पर टिक करना है। आते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर जा रहा है भाई। ऑक्सी श्वसन में CO2 निकलती है। ऑक्सी श्वसन में CO2 निकलती है एक पद में, 6 पदों में, 3 पदों में या 12 पदों में? तो पादप श्वसन में आपने पढ़ा होगा ऑक्सी श्वसन में CO2, ऑक्सी श्वसन में CO2 3 पदों में निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर प्रश्न संख्या 26 का। अगला है प्रश्न संख्या 27, लंबी अवधि तक अनाक्सी श्वसन हो सकता है पत्ती में, जड़ में, बीज में या स्तंभ में? तो लंबी अवधि तक अनाक्सी श्वसन जो है वो आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, बीज में हो सकता है। तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, देखो प्रश्न संख्या 28 है, ATS में सबसे अधिक हाइड्रोजन ग्राही पदार्थ क्या है? ATS का पूर्ण नाम क्या है? ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके
बताना है। तो ETS में सबसे अधिक हाइड्रोजन ग्राही पदार्थ जो है वो आप सभी का NAD होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है, ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में सामान्य क्या है? क्रेब्स चक्र या ट्रिपल पी या ग्लाइकोलाइसिस या ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण है? तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही आंसर होगा, ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में सामान्य क्या है? ग्लाइकोलिसिस सामान्य है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग याद कर लीजिएगा, नहीं ये ना हो कि आप सभी को एग्जाम सेंटर में जा करके पछताना पड़े कि हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है। प्रश्न संख्या 30 है, एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी सतह में या माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी सतह पर या फिर मैट्रिक्स में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 30 का जो राइट आंसर होगा, देखिए एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी सतह पर होता है। ठीक है, अब आप कमेंट कर दीजिएगा कि F1 कणों पर होता है या F2 कणों पर होता है या कहीं और होता है, तो ये आपको बताना है क्योंकि कुछ आपको भी तो करना है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 31 पर। प्रकाश संश्लेषण का संवहन होता है, प्रकाश संश्लेषण का संवहन कहाँ से होता है? जाइलम वाहिनियों द्वारा होता है, लेटेक्स नलिकाओं द्वारा होता है या वाहिकाओं द्वारा होता है या चालनी नलिकाओं द्वारा होता है? तो प्रश्न संख्या 31 का जी हाँ बिल्कुल आपने कहा, प्रश्न संख्या 31 का चालनी नलिकाओं द्वारा प्रकाश संश्लेषण का संवहन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 32 है, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन दोनों में आवश्यक क्या है? फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन दोनों में ही आवश्यक क्या है? साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, जल या CO2? तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में आवश्यक पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन। तो प्रश्न संख्या 32 का जो सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए साइटोक्रोम। ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों है क्लोरोफिल, CO2, जल, ये दोनों प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों में ही आवश्यक नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 33 देखिए, निम्न में से CU पौधा कौन सा है? ठीक है, निम्न में से CU पौधा कौन सा है? 4 ऑप्शन है, पपीता, मक्का, आलू और मटर। तो प्रश्न संख्या 33 का भाई साहब जो सही आंसर होगा, CU पौधा आपका मक्का है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब प्रश्न संख्या 34 आप सभी के सामने है। प्रश्न संख्या 34, प्रकाश तंत्र सेकंड मिलता है स्ट्रोमा में, साइटोक्रोम में या ग्रेना में या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो प्रश्न संख्या 34 देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकाश तंत्र सेकंड जो है वो आपका ग्रेना में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर प्रश्न संख्या 34 का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 35, जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन देता है, हाइड्रोजन देता है, जल देता है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड देता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड देता है या NH3 अमोनिया देता है? तो जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन देता है, क्या देता है? प्रश्न संख्या 35 का बता दो जल्दी से। तो हाइड्रोजन सल्फाइड देता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 35 का। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है देखिए, हिल अभिक्रिया के मुख्य तत्व हैं, हिल अभिक्रिया के मुख्य तत्व हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी जो टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस निकाले गए हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल से इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और इन सभी टॉपिक्स को आप क्लास 11th और 12th में बिल्कुल डिटेल्ड में पढ़ चुके हैं। इसलिए आपको यहां सिर्फ और सिर्फ MCQ क्वेश्चंस पर ध्यान देना है, क्योंकि अब डिटेल्ड में पढ़ने का समय नहीं है, आपका 2-3 दिन बाद एंट्रेंस एग्जाम है। तो हिल अभिक्रिया के मुख्य तत्व हम बात कर रहे थे, केवल ऑक्सीजन, क्लोरोप्लास्ट में ATP तथा NADPH2, या फिर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में ATP तथा NADPH2 या क्लोरोप्लास्ट में एक अपचयित पदार्थ तथा ऑक्सीजन। देखिए अगर आपसे ATP का फुल फॉर्म पूछे तो आप बताएंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP का पूछे तो आप बताएंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो चलिए प्रश्न संख्या 36 का जो सही आंसर होगा, हिल अभिक्रिया के मुख्य तत्व है क्लोरोप्लास्ट में एक अपचयित पदार्थ तथा ऑक्सीजन, ये हिल अभिक्रिया के मुख्य तत्व हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 37 देखिए, बरसात में लकड़िया के दरवाजा का जो है वो फूलने का क्या कारण है? लकड़िया का जो दरवाजा होता है वो बरसतवा में कैसे फूल जाता है? कैपिलरी क्रिया हो जाती है, जीवद्रव्य विकुंचन हो जाता है, या अंतः शोषण हो जाता है, या अंतः परासरण हो जाता है? भैया जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग देखे होंगे कि जब बरसतवा होता है
तो दरवाजे की लकड़ दरवाजा जो है वो फूल जाता है, फूल करके मोटा हो जाता है। कौन सी क्रिया है? कैपिलरी क्रिया है, जीवद्रव्य विकुंचन है, या अंतः शोषण है, या अंतः परासरण है। तो क्या होगा? तो बरसात में लकड़ी के दरवाजे को फूलने का कारण क्या है? अंतः शोषण है। और यही बात करें आपकी कैपिलरी क्रिया, तो जो आप देखे ना दिवाली में या पूजा घर में जो दीपक जलता है, ठीक है, दिवाली में या पूजा घर में जो आपका दीपक जलता है, ठीक है, उसमें तेल डाल देते हैं, बत्ती ऊपर इस तरीके से कुछ जलता है, तो वहां पर कैपिलरी क्रिया होती है, कैपिलरी मोशन होती है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 37 का आपने देख लिया, ऑप्शन नंबर सी अंतः शोषण इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 38 है, जल विभव साई को किस समीकरण से दर्शाते हैं? जल विभव साई को किस समीकरण से दर्शाते हैं? पाई प्लस डब्ल्यू से, या ओपी प्लस टीपी से, या साई प्लस डब्ल्यूपी से, या डी ऑप्शन है पाई प्लस टीपी से। तो प्रश्न संख्या 38 का जो राइट ऑप्शन होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, साई बराबर ओपी प्लस टीपी होता है। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चन, सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे छात्रों, हमने आज अपने चैनल पर यानी 31 अगस्त को टेस्ट लेने के लिए कहा था, जो कि तकनीकी समस्याओं से टेस्ट का फॉर्मेट जो है अभी तैयार नहीं हो पाया है। अतः आप सभी लोगों का टेस्ट कल शाम को, ध्यान से सुन लीजिएगा, कल शाम को 5 बजे से 7:30 तक आपका होगा, जिसमें हम ग्रुप E1 बायोलॉजी का टेस्ट ले रहे हैं। यदि कोई ग्रुप E2 से है तो वो अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री का दे सकता है, बायो को छोड़ करके। और ध्यान दीजिएगा कि टेस्ट आप सिर्फ एक ही बार दे सकते हैं, एक ही बार आपको लॉगिन करना है। जिस ईमेल आईडी से आप लॉगिन करेंगे उसी ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको एंटर करके लॉगिन होना है। और उसमें जब हम पेपर चेक करके आपको रिजल्ट देंगे तो नेगेटिव मार्किंग का पूरा ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन आपको आएंगे सेम उसी तरीके से जैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप एक सवाल सही करते हैं तो 4 नंबर, एक सवाल गलत कर देते हैं तो आपका 5 नंबर कटता है। 5 नंबर कैसे कटता है? जो आपने मूल सवाल किया वो 4 नंबर का था, वो तो कट ही गया, और जो आपने एक सवाल गलत किया है तो आपका जो सही किया है उसमें से आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो इसी को भैया कहते हैं निगेटिव मार्किंग। तो इस निगेटिव मार्किंग का जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है, नहीं तो सारा बट्टा लग जाएगा। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।